लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने सबसे अच्छे गहने डिजाइन करने का प्रयास किया, अपने काम का अपमान नहीं सहन कर सकी। कितनी मजेदार बात है। तान्या, प्रिया का नया नाम, ने मजाक करना जारी रखा। तुम अभी भी ये दावा करने की हिम्मत रखती हो कि तुम्हारी रचनाएं परिपूर्ण हैं? तुम्हें अभी भी ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी रचनाएं मेरी जितनी अच्छी नहीं हैं, है ना? कल गहनों की प्रदर्शनी का दिन है। ऐसा लगता है कि तुमने जानबूझकर उस कचरे के टुकड़े को फेंक दिया और निर्दोष होने का नाटक करके सभी की सहानुभूति हासिल करना चाहती थी। हो सकता है कि तुम्हारे पास वास्तव में इस लाखों करोड़ों के गहनों को डिजाइन करने के लिए काबिलियत नहीं है। तुम्हारा इरादा स्थिति से बाहर निकलने और एक ही समय में पैसे चोरी करके सबको बेवकूफ बनाने का था, है ना? हालांकि क्या तुमने सच में यह सोचा था कि यहां हर कोई मूर्ख है? क्या तुम सच में इतनी बेशर्म हो कि यह पता लगाने के बाद कि तुम्हारे पास लाखों के लायक कुछ बनाने की क्षमता नहीं है, अपने लिए गहने चोरी करने का सहारा ले लिया? तान्या ने मजाकिया अंदाज में ठहाका लगाया। ये सही है, हम में से किसी ने भी वास्तविक तैयार उत्पाद नहीं देखा है। क्या ये वास्तव में सभी की उम्मीदों पर खरा उतरता या नहीं, ये तो आप दोनों को ही तय करना है ना? उफ, उसके शब्द वास्तव में वाजिब लग रहे थे, क्योंकि नेहा मूल रूप से बिना किसी योग्यता की व्यक्ति थी। इसलिए बहुत संभव है कि तान्या के शब्द सच हों। ऐसा लगता है कि यहां हर कोई उसके ढोंग से लगभग मूर्ख बनाया गया है। अमिताभ नारंग के समूह के कुछ अधिकारियों ने एक के बाद एक आलोचनाएं करना शुरू कर दिया। हम ऐसे बेशर्म लोगों को कंपनी में रहने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? दर्श सिंघानिया ने ठंडे स्वर में कहा। नेहा नारंग और आरव मेहता, मैं तुम दोनों को साफ साफ बता दूं कि इस काम के लिए पहले ही कंपनी के उत्पादन शुल्क में 2 से 3 करोड़ खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा इसे बाहरी दुनिया में भी भारी प्रचारित किया जा चुका है। अकेले इस परियोजना में रखी गई हर चीज की लागत तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा परिवार इस जिम्मेदारी को वहन कर सकता है? कल एक बार ज्वेलरी प्रदर्शनी आयोजित होने के बाद हमारी कंपनी को इस मामले के कारण भारी नुकसान झेलना होगा, और तुम्हारा परिवार निश्चित रूप से हमारी कंपनी के इस नुकसान का भुगतान नहीं कर सकता, भले ही तुम लोग दिवालिया हो जाओ। इस बारे में बोलते हुए दर्श ने फिर से उपहास किया और कहा, कंपनी के उपाध्यक्ष और निदेशक मंडल के एक स्थायी सदस्य के रूप में मैं निश्चित रूप से अपने व्यक्तिगत नाम का उपयोग तुम दोनों के खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर करने के लिए कर सकता हूं, जो इस परियोजना के प्रभारी हो। मैं अपने व्यक्तिगत हितों के गंभीर उल्लंघन के लिए तुम पर मुकदमा करूंगा। इसके अलावा मैं तुम दोनों पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के लिए सभी निदेशकों और शेयरधारकों को संगठित करना चाहता हूं। जब वो समय आएगा तो तुम दोनों को अनगिनत साल जेल की सजा होगी। दर्श सिंघानिया ने धमकी दी। तुम सच में सच्चाई को विकृत करना जानते हो, है ना? क्या तुम्हारे शब्द सच में इस स्थिति में सच्चाई रखते हैं? आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तुम दोनों ही परियोजना के प्रभारी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे दूर हो सकते हो? करण ने अपनी सीट से छलांग लगा दी और चिल्लाया। कल गहनों की प्रदर्शनी के दौरान किंग ऑफ द वर्ल्ड स्वाभाविक रूप से सबके सामने होंगे और सबको दिखाई देंगे। जैसा कि अभी तुमने कहा, नेहा और मैं इस परियोजना के प्रभारी हैं। इस प्रकार तुम्हें इस मामले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आरव ने स्पष्ट रूप से कहा। वाह, बहुत खूब। ये सही है, क्योंकि असिस्टेंट आरव इतना आत्मविश्वासी है, कहने के लिए और कुछ है नहीं। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि तुम अपना ये वादा जरूर निभाओगे। करण ने एक आडंबरपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ कहा। इस कमरे में हर कोई तुम्हारे दावे का गवाह है। सुनाना सबने? असिस्टेंट आरव ने खुद कहा था, है ना? किंग ऑफ द वर्ल्ड कल प्रदर्शनी में अवश्य दिखाई देंगे। अगर ये वास्तव में दिखाई नहीं देता है, असिस्टेंट आरव, हम तुम दोनों पर मुकदमा करेंगे और तुम लोगों को अदालत में ले जाएंगे। जब वो समय आएगा तो तुम दोनों के पास आज्ञाकारी रूप से कंपनी छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। समझे? करण ने ठंडे स्वर में कहा।
उसकी आंखें दिखा रही थी कि उसे वही मिल गया है जो वो चाहता था। आरव ने करण को घूरते हुए देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। आरव, तुमने कंपनी में इतने उच्च अधिकारियों के सामने ऐसा क्यों कहा? वो इसे सौदेबाजी चिप के रूप में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। नेहा ने चिंतित अभिव्यक्ति के साथ आरव के कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाया। वो बस एक निराधार आरोप थे, जिन्हें झेलने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं। इन्हें जो भी कहना है कहने दो। चुपचाप सुनो और मैं जो करूंगा उस पर ध्यान दो। आरव मुस्कुराया और कहा, नेहा, ऑफिस का टाइम खत्म हो गया है। चलो घर चलते हैं और पहले खाना खा लेते हैं। तुम अभी भी खाने के मूड में कैसे हो? नेहा ने अपनी आंखें घुमाई और आरव के इस बेपरवाह तरीके से गुस्से में उसे देखा। चिंता मत करो, घर पहुंचने के बाद हम इस बारे में बात करते हैं, अभी नहीं। फिलहाल यहां से चलो, आरव ने शांति से कहा। नेहा को समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आरव का आकस्मिक व्यवहार उसकी चिंता को शांत करने में कामयाब रहा। सभी दिशाओं से लोग उनकी ओर इशारा कर रहे थे, उन्हें घूर रहे थे। उनकी परवाह किए बिना वो दोनों नीचे की ओर बढ़े और कंपनी की बिल्डिंग से बाहर निकल गए। उन दोनों के चले जाने के बाद करण ने एक भयावह मुस्कान प्रकट की और धीमी आवाज में कहते हुए तान्या की तरफ चल दिया। माय डियर सिस्टर, मैंने इस मामले में अच्छा काम किया है ना? तान्या ने एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ फुसफुसाया। भाई, मैंने तुमसे सच में इस तरह के हथकंडे का उपयोग करने की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी क्षमताओं को कम करके आंका है। इस बार तुमने वाकई में अच्छा काम किया है। मैं वापस जाकर तुम्हारे जीजाजी के साथ इस बारे में बात करूंगी। सिंघानिया परिवार ही अब हमारी फैमिली को इस मुसीबत से निकालेगा, और वो भी कानूनन तरीके से। करण ने गहरी सांस ली। वरुण जोशी, विक्रम टोकस का नया नाम, केवल रायजादा परिवार की कमजोर कड़ी है, बिना किसी वास्तविक शक्ति के एकमात्र सजीव। वो रायजादा परिवार के नाम का उपयोग हमें नारंग परिवार को धमकाने के लिए कर रहा है। समय आने पर हमारे दोनों परिवार एक साथ काम करेंगे। जीजाजी और सिंघानिया परिवार की मदद से हमें वरुण जोशी को निदेशक मंडल से बाहर करने का अवसर मिलेगा। चाहे कुछ भी हो, क्या नेहा का परिवार वास्तव में सोचता है कि वो हमारा विरोध सिर्फ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने उस वरुण का पक्ष लिया है? वो कितने लापरवाह हो सकते हैं। तान्या ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। इस बार नेहा और आरव ने वास्तव में लाखों की एक परियोजना को गड़बड़ कर दिया है। यहां तक कि वरुण के कंपनी के अध्यक्ष के रूप में उनके पास स्थिति को कवर करने में उनकी मदद करने का कोई कारण नहीं होगा। इसी तरह हम उन्हें कल तक कंपनी से बाहर करने में सक्षम होंगे। 20 मिनट बाद आरव और नेहा छतरपुर जिले में लौट आए। जैसे ही आरव ने प्रवेश किया, घर के दोनों बुजुर्ग अखिल और सिमी सोफे से उठे और घबराकर पूछा, आरव, उन गहनों का क्या हुआ जिनके लिए नेहा जिम्मेदार थी? जैसे ही आरव ने प्रवेश किया, घर के दोनों बुजुर्ग अखिल और सिमी सोफे से उठे और घबराकर पूछा, आरव, उन गहनों का क्या हुआ जिनके लिए नेहा जिम्मेदार थी? तुमने इस पर अधिक ध्यान क्यों नहीं दिया? जेवरों के गायब होने की खबर पहले ही पाकर दोनों बुजुर्ग चिंता की घड़ी में सवाल जवाब करने लगे। निश्चित रूप से उनकी बेटी के लिए कंपनी में ऊपर उठने का ऐसा अवसर प्राप्त करना आसान नहीं था। अगर इस बात के कारण उनका जीवन बर्बाद हो गया तो वो जीवन भर पछताएंगे। आरव उन्हें गंभीरता से देखता रहा और सोचने लगा कि अब क्या करूं? कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटी सी बात है, आरव ने शांति से उत्तर दिया। एक छोटी सी बात? हम दोनों क्या तुम्हें बेवकूफ लगते हैं? सिमी ने गुस्से में कहा। नेहा द्वारा व्यक्तिगत रूप से डिजाइन किए गए गहने, जिनकी कीमत लाखों में थी, चोरी हो गए थे। क्या तुम नहीं समझते कि यह मुद्दा कितना गंभीर है? देखो अखिल, अपने इस निराले दामाद पर एक नजर डालो। उसे इस मामले की कोई परवाह नहीं है। सिमी गुस्से में आ गई।
जितना उसने आरव को देखा वो उतनी ही चिढ़ गई। नेहा की इतनी गंभीर स्थिति में पड़ने के बाद भी उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अखिल ने आरव को देखा और गहरी आवाज में कहा, आरव, नेहा ने तुम्हें सबसे पहले निदेशक का सहायक बनने के लिए कहा था। अब क्या करेगा आरव? उसने जो वादा किया है कि कल प्रदर्शनी में किंग ऑफ द वर्ल्ड होगा, उसे वो पूरा कर पाएगा? कैसे लाएगा वो वैसा ही गहना फिर से इतने कम वक्त में? नेहा कैसे जूझगी इस मुसीबत से और कैसे आरव उसके हौसले को वापस लाएगा? क्या ये दोनों कामयाब होंगे या करण और तान्या दर्श सिंघानिया के साथ मिलकर वरुण और नेहा को कंपनी से बाहर निकाल देंगे? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ताज की साजिश, सिर्फ स्टोरी FM टून्स पर, क्योंकि उसे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। तुमने इतनी महत्वपूर्ण गलती कैसे की? मैंने क्या कहा? सिमी ने आह भरी। क्या मैंने चेतावनी नहीं दी थी कि हमें उसके जैसे बेकार इंसान को नेहा का सहायक नहीं बनने देना चाहिए? वो उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करता था। नेहा हर दिन गहनों के अनुसंधान और विकास में खुद को झोंक देती थी, और जाहिर है कि इसके पास इस बारे में कुछ भी करने का समय नहीं था। दूसरी ओर, तुम एक भी वस्तु की देखभाल करने में सक्षम नहीं हो। तुम क्या कर रहे थे? सिमी ने और भी अधिक क्रोध के साथ कहा। केवल इतना ही नहीं, बल्कि मैंने ये भी सुना है कि तुमने कंपनी के सभी उच्च अधिकारियों के सामने ये दावा किया था कि ताज का नगीना कल आभूषण प्रदर्शनी में दिखाई देगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मामला पहले से ही काफी बड़ा है? मां, इतना गुस्सा मत हो, नेहा ने सांत्वना दी। ये उतना गंभीर नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। ये गंभीर नहीं है। सिमी इतनी गुस्से में थी कि उसने अपने पैर पटक लिए। क्या तू जानती नहीं कि बाहर अफवाहें कितनी तेजी से फैलती हैं? हमारे परिवार पर गहने चुराने का आरोप लगाने वाली अफवाहें पहले से ही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि तू कैसे गहने का एक टुकड़ा बनाने में असमर्थ थी, जो इतना पैसा लगाने के बाद भी उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, और इसलिए तूने गहने चोरी करने का सहारा लिया। अफवाहें हैं कि हमारे पूरे परिवार को जेल की सजा सुनाई जाएगी। सिमी ने गंभीरता से कहा, बेटी, तू हमारे परिवार की एकमात्र आशा है। निश्चित रूप से तेरे लिए इस अवसर का लाभ उठाना और उच्च अधिकारियों की पहचान हासिल करना आसान नहीं था। तुझे कंपनी के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी पदोन्नत किया गया है, क्योंकि तूने प्रयास किए। कल आभूषण प्रदर्शनी के दौरान तेरे पास अपने लिए एक नाम बनाने और उद्योग में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में खड़े होने का मौका था। हालांकि इन चीजों के इतने महत्वपूर्ण क्षण में होने के कारण क्या तुझे लगता है कि निदेशक मंडल अभी भी तेरे लिए खड़े होने को तैयार होगा? इस दौर पर तू अपनी नौकरी खो देगी। अखिल ने चिंतित स्वर में कहा, यदि तुम निदेशक नहीं बन सकती तो कोई बात नहीं। हालांकि समस्या यह है कि एक दिन में इतने लाखों के गहनों का गायब होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि गहनों की प्रदर्शनी होगी। कंपनी के रणनीतिक विपणन पर एक बड़ा प्रभाव होना निश्चित है। निदेशक मंडल को तब जांच की जिम्मेदारी लेनी होगी, ये देखकर कि सबसे बड़े भाई और तीसरे भाई के परिवार अभी भी मुश्किल से अपनी स्थिति पर कैसे हैं। उन्हें निश्चित रूप से अवसर मिलेगा घाव पर नमक छिड़कने का। ये सही है। भाई साहब और अजीत का परिवार मौजूदा स्थिति का फायदा क्यों नहीं उठाएगा? ऊपर से वो सिंघानिया भी उनकी मदद करेंगे, और ये सब इस आरव की वजह से, जिसने तान्या की शादी में हंगामा किया था और यहां तक कि करण को मारने की हिम्मत भी की थी। सिमी ने बहुत नाराजगी के साथ कहा, लेकिन देखो आरव अभी भी कितना लापरवाह है। उसे कुछ भी परवाह नहीं। इस इंसान के पास वास्तव में विवेक है ही नहीं। यद्यपि हमारा परिवार पिछले कुछ दिनों में अच्छी तरह से जीने में कामयाब रहा, हम फिर से तुम जैसे पागल द्वारा बर्बाद होने जा रहे हैं। सिमी ने निर्दयता से कहा, और उसने अपना सारा गुस्सा आरव पर ही निकाल दिया। ये सही है। अगर मैंने अफवाह के बारे में नहीं सुना होता तो मुझे निश्चित रूप से इस बारे में पता नहीं चलता। सिमी को अचानक कुछ और याद आया। फिर उसने अपनी नजर नेहा की ओर घुमाई और गंभीरता से पूछा,
बेटी, ऑडी कार के बारे में। वो जानती थी कि उसकी बेटी निश्चित रूप से अपनी बचत से इतनी महंगी कार नहीं खरीद सकती। वो कार आरव की है। नेहा कहने ही वाली थी कि आरव, इट्स यू अगेन। सिमी ने नेहा को बीच में रोका और आरव को घूरते हुए देखा। हालांकि मैंने कहा था कि तुम एक कायर हो, लेकिन मुझे सच में लगता था कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति थे। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें फिर से कम आंका है। ना केवल तुम्हारा दिमाग खाली है, बल्कि तुम एक भयानक व्यक्ति भी हो। ऐसा लगता है कि निदेशक के सहायक के रूप में तुम्हारे असली रंग सामने आ गए हैं। मैं सोच रही थी कि मेरी बेटी इतने कम समय में इतना पैसा कैसे कमा सकती है, लेकिन कौन जानता था कि ये सब तो तुम्हारे द्वारा उकसाया गया था। क्योंकि तुमने कंपनी में इस परियोजना का कार्यभार संभालने के लिए नेहा का अनुसरण किया है, इसलिए तुम्हें स्वयं बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए होंगे, है ना? क्या गहनों की चोरी का तुमसे कोई लेना देना नहीं है? सिमी ने संदेह के साथ कहा। मां, ये असंभव है। आरव ऐसा कभी नहीं करेगा। नेहा आरव के लिए खड़ी हुई। तू कैसे जानती है कि वो नहीं करेगा? सिमी ने सवाल किया और गुस्से से उसके माथे पर नसें साफ दिखने लगी। वो इतने गुस्से में थी कि उसने अपना दिमाग लगभग पूरी तरह से खो दिया था। उसी समय आरव का फोन अचानक बज उठा। डायलर को देखकर लग रहा था कि वो जगत सिंह है। आरव ने गंभीरता से कहा, नेहा, मॉम और डैड, मुझे अभी कुछ जरूरी काम करना है, इसलिए मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूं। और कमरे से बाहर चला गया। नेहा, देखा तूने कितना उड़ रहा है ये आजकल। केवल कुछ शब्द कहकर निकल गया सीधा बाहर। सिमी ने उग्र भाव से कहा, तलाक, तुझे इससे तलाक लेना ही होगा। सिमी ने दृढ़ता से कहा, बेटी, मैं अब स्पष्ट रूप से देख सकती हूं कि आरव न केवल एक हृदयहीन कमीना है, बल्कि एक विश्वासघाती भी है। मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से बाहर कुछ भयानक कर रहा होगा। शायद उसे इस बार कंपनी से बहुत पैसा मिला है और तुम्हें खुद ही दोष देने की कोशिश कर रहा है। अन्यथा वो इतने महत्वपूर्ण समय में इतनी शांति से काम क्यों करेगा? बेटी, इस बार के फैसले में तुम्हारी बात नहीं होगी। सिमी ने गंभीरता से कहा, हमें निश्चित रूप से कल तक अपने परिवार से आरव का पीछा छुड़ा लेना चाहिए, अन्यथा हम केवल अंतहीन आपदाओं का सामना करेंगे। नेहा अपनी मां के दर्द को अब और सहन करने में असमर्थ आराम करने के लिए वापस अपने कमरे में चली गई। नेहा अपने बिस्तर पर लेट गई और आह भरी। दरवाजे के दूसरी छोर पर उसके माता पिता अभी भी इस बात पर बहस कर रहे थे। इस समय नेहा के फोन पर एक मैसेज आया, मैं इस मामले को देखने जा रहा हूं। चिंता मत करो, तुम्हें बस आराम करने और कल आभूषण प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। आरव के मैसेज को देखकर नेहा के भाव शांत हो गए और उसका चिंतित मिजाज बेवजह शांत हो गया। दूसरी ओर आरव पहले ही छतरपुर जिले से बाहर निकल चुका था और जिस तरह उसने अपने फोन को पकड़ा हुआ था, उसकी अभिव्यक्ति खतरनाक रूप से ठंडी थी। सर, जिस मामले को आपने मुझसे देखने के लिए कहा था, उसकी पूरी तरह से जांच की गई है। जगत सिंह ने कॉल के दूसरी छोर पर सम्मानपूर्वक कहा। जिम्मेदार कौन था? आरव ने पूछा। जगत ने झिझकते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आदित्य नारंग ने इसे करने के लिए गुड़गांव के एक कुख्यात ग्रुप को काम पर रखा है। मेरे लिए मेट्रोपॉलिटन टावर पर प्रतीक्षा करें। जो कुछ हुआ उसके बारे में मैं हर एक विवरण जानना चाहता हूं। सर, क्या आप अभी रास्ते पे हैं? आप कहाँ हैं? मैं आपको लेने के लिए आता हूं। जगत ने उत्सुकता से कहा। कोई जरूरत नहीं। आरव ने तुरंत फोन काट दिया। सड़क के किनारे चलते हुए आरव ने एक टैक्सी रोकी और सीधे मेट्रोपॉलिटन टावर पर चला गया। शुरू में घर जाने से पहले उसने जगत को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया था और अब यह स्पष्ट था कि कंपनी के किसी व्यक्ति ने कंपनी की इमारत में सभी निगरानी कैमरों को जानबूझकर बंद कर दिया था और कुछ बाहरी ताकतों के साथ मिलकर ताज का नगीना को चुरा लिया था। आखिरकार
कैसे संभव है कि कोई बाहर से आकर इमारत में प्रवेश करने, तिजोरी को खोलने और एक भी फिंगरप्रिंट या पदचिह्न छोड़े बिना अपनी डकैती कर ले? इस प्रकार उन्हें डकैती के क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए। इतने वर्षों तक अंडरवर्ल्ड में रहने और काम करने वाले व्यक्ति के रूप में जगत सिंह ने खुद को ऐसी दुनिया का राजा घोषित किया था और कई कनेक्शन रखे थे। 20 मिनट बाद आरव मेट्रोपॉलिटन टावर पर पहुंचा और सीधे तीसरी मंजिल पर मीटिंग रूम में गया। कमरे में आने पर आरव ने जगत को कमरे के किनारे पर अकेला खड़े देखा। सर, आखिरकार आप आ ही गए। प्लीज बैठिए। ये लीजिए चाय। जगत ने विनम्रता से उसका अभिवादन किया और उसे एक कप चाय दी। ऐसा लग रहा था कि जगत इस बैठक के लिए बाहर गया था, क्योंकि उसने चाय, सिगरेट, नाश्ता और यहां तक कि मेज पर फल भी तैयार रखे थे। आरव औपचारिक कृत्यों को खारिज करते हुए बॉस की कुर्सी पर बैठ गया और चाय की चुस्की ली। मुझे बताओ, आरव ने शांति से कहा। डेस्क के सामने खड़े होकर जगत ने अत्यंत सम्मान के साथ झुककर गंभीरता से कहा, सर जी, मैंने आपके आदेशों का पालन करते हुए चुपके से आदित्य नारंग की जांच की। इसके अलावा मैंने उन लोगों पर भी ध्यान दिया है जो हाल ही में उस दर्श सिंघानिया के संपर्क में रहे हैं और उसकी पत्नी। मुझे मिले सुरागों का उपयोग करके मैं पुष्टि कर सकता हूं कि ताज का नगीना को पूर्वी शहर में चूहा, रैट नामक एक व्यक्ति ने चुराया है। जगत ने धीरे से कहा, यह चूहा वास्तव में 2 दिन पहले आदित्य नारंग से मिला था। आगे की जांच के बाद मुझे पता चला कि चूहा वास्तव में पूर्वी शहर में काफी प्रसिद्ध है, जो सफल उत्तराधिकारियों को पकड़ने में विशेषज्ञता रखता है। मैंने मूल रूप से अपने आदमियों के लिए पूर्वी शहर में चूहा को पकड़ने की व्यवस्था की और उसे गहनों का टुकड़ा सौंपने के लिए मजबूर किया। हालांकि अपने वाक्य में एक छोटे से विराम के बाद जगत ने आरव को एक दोषी अभिव्यक्ति के साथ देखा और जारी रखा, मुझे पता चला है कि चूहा वास्तव में पूर्वी शहर के जीत गुर्जर से परिचित है। मेरे लोग पूर्वी शहर में उसकी तलाश में गए थे, लेकिन जीत गुर्जर ने मेरे उन लोगों को अपना ही बंदी बना लिया। जीत गुर्जर? आरव ने मुंह फेर लिया। जीत गुर्जर, जिसे ईस्ट सिटी में जीतू दादा के नाम से भी जाना जाता है, वो पूरे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खिलाड़ी माना जाता था। पूर्वी शहर में अंडरवर्ल्ड के अधिपति के रूप में वो ताकत के मामले में जगत सिंह के बराबर था। अब क्या होगा? क्या आरव चुपचाप जगत सिंह के आदमियों को छुड़ाएगा या सीधे जीत गुर्जर से टक्कर लेगा? क्या आरव ताज का नगीना को कल प्रदर्शनी से पहले बरामद कर पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ताज की साजिश, सिर्फ स्टोरी FM टून्स पर। वास्तव में वो जगत से भी अधिक निर्दयी था। तो उसने करवाया है जीतू दादा ने? आरव ने पूछा। सर जी, उस जीतू और मेरा 36 का आंकड़ा है, बहुत गहरी दुश्मनी है। हालांकि मैंने उसे फोन किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका मुझसे बात करने का कोई इरादा नहीं है, जगत ने कहा। जीतू ने स्पष्ट कर दिया था कि उसके पास सब कुछ है, जिसमें ताज का नगीना और यहां तक कि मेरे लोग भी शामिल हैं। ये कहने के बाद कि मैंने अपनी सीमा को उसके क्षेत्र में कैसे पार किया, वो अपने हाथों में मेरे आदमियों के बदले में एक बड़ी राशि की मांग करने लगा। ये कहने के बाद जगत ने सम्मानपूर्वक किनारे की ओर कदम बढ़ाया। इस समय जगत की आंखें गुस्से से भर उठीं, क्योंकि उसने अपने शत्रु जीत के बारे में सोचा था। जीत ने इस बार न केवल उसके आदमियों को हिरासत में लिया था, बल्कि उसने आरव के सामने उसे शर्मिंदा भी कर दिया था। इस प्रकार वो मदद नहीं कर सका, लेकिन जलन की एक बड़ी भावना महसूस कर रहा था। क्या तुम जानते हो ये जीत गुर्जर कहाँ है? आरव ने पूछा। सर जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? जगत ने झिझकते हुए पूछा। आरव ने अचानक एक बर्फीली मुस्कान का खुलासा किया, जो एक दानव की प्रतिद्वंद्वी थी। उस कमीने की मेरी पत्नी की मेहनत को चुराने की हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे इस शहर और दुनिया से गायब कर दूंगा
और ये मेरा वादा है। आरव की आंखों में खून उतर आया था। आरव ने गुस्से में घोषणा तो कर दी कि वो जीतू को छोड़ेगा नहीं, लेकिन उसकी वर्तमान उपस्थिति के आसपास का कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से मदद नहीं कर पाएगा, उल्टा डर से कांप जाएगा। जबकि भयावह आभा उसके शरीर के चारों ओर छिपी हुई थी। उसकी घातक आवाज केवल उसके घुटनों को सुन कर सकती थी। जगत सिंह के माथे पर धीरे धीरे पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। उसे अचानक खून की बदबू आ रही थी। आगे की बातचीत के लिए बिना किसी का इंतजार किए जीतू गुर्जर के साथ एक बैठक की व्यवस्था करो, आरव ने शांति से कहा। जगत ने झिझकते हुए उत्तर दिया, सर, जीतू शायद केवल अपने क्षेत्र हरियाणा में बातचीत करने के लिए तैयार होगा। आखिरकार एक खरगोश अपने क्षेत्र से बाहर क्यों आएगा और खुद को खतरे में ही डालेगा? आरव की आंखें हत्या के इरादे से चमक उठीं और उसने कहा, तो चलो उसी के इलाके में चलते हैं। आरव सर, आपको उसके शहर में जीतू की ताकत और प्रभाव को कम नहीं आंकना चाहिए। मुझे डर है कि मैं भी उसके क्षेत्र में उसके खिलाफ पैर की उंगली से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। जगत ने एक उदास अभिव्यक्ति के साथ चेतावनी दी। पिछले कई वर्षों से जीतू के साथ बातचीत करने के बाद जगत स्वाभाविक रूप से उसकी ताकत को अच्छी तरह से जानता था। दक्षिणी शहर में वो भाई जी लगभग हर चीज में अपना बोलबाला रखता है। अगर वो जीतू से लड़ने के लिए अपने आदमियों को हरियाणा में लाता है तो दूसरी ओर निश्चित रूप से उसका हाथ नहीं होगा। इतने सालों तक दुश्मनी के साथ रहने के बावजूद उन्होंने कभी इस वजह से एक दूसरे के कारोबार में दखल देने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारी हिम्मत नहीं है? आरव बुदबुदाया और उसने जगत को उदासीन भाव से देखा। आरव की बर्फीली चकाचौंध नजरों के नीचे जगत एक चूहे की तरह सिकुड़ गया और तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। अपने दिल में बेहद संघर्ष महसूस कर रहा था। मैं आपकी व्यवस्था का पालन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जगत ने अपने दांत पीस लिए और अपना मन बना लिया। आरव ने थोड़ा सिर हिलाया और चला गया, जबकि जगत सम्मानपूर्वक बगल से उसके पीछे पीछे चल दिया। इसके तुरंत बाद जगत ने जीतू को फोन किया और उसे बातचीत के लिए बाहर आने के लिए कहा। कुछ ही मिनट बाद आरव और जगत चलते हुए मेट्रोपॉलिटन टावर से बाहर चले आए। उस समय 10 से अधिक काली टोयोटा पराडो पहले ही प्रवेश द्वार पर एकत्र हो चुकी थी और आगे के आदेशों की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रत्येक कार कई मजबूत, धूर्त पुरुषों से भरी हुई थी जो सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार थे। अपना मन बनाने पर जगत ने बातचीत के लिए उनके साथ उपलब्ध हर एक अभिजात वर्ग को आदेश दिया। पीछे से जगत के साथ आरव ने लैंड रोवर में कदम रखा और अन्य दर्जन कारों के साथ जीतू के क्षेत्र हरियाणा की ओर चला गया। 1 घंटे बाद हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, हिसार क्षेत्र। बैठक एक सुदूर और सुनसान इलाके में एक पुराने घाट पर होगी, जिसे कई सालों से छोड़ दिया गया था। नतीजतन ये एक बड़े कचरे के ढेर में बदल रहा है। न केवल इसे बिना किसी देखभाल के फेंके गए स्क्रैप धातु से भर दिया गया था, बल्कि इसमें पास की नहर में कई मलबे वाले अवशेष भी थे। घाट के बगल में ही कई परित्यक्त कारखाने की इमारतें थी, जिन्हें छुआ नहीं गया है, कौन जानता है कब से। इस समय जगत के पूरे दल ने खुद को परित्यक्त कारखाने के बाहर तैनात कर दिया था। खुद को तैयार करने के बाद सूट में 40 से 50 अंगरक्षकों ने कार से बाहर कदम रखा और जगत के पीछे छोड़े गए कारखाने में चले गए। फैक्ट्री गेट के सामने सूट पहने पुरुषों के एक समूह ने जगत और आरव को आगे बढ़ने से रोक दिया। जगनपुरी उर्फ भाई जी, मुझे अभी अपने बॉस से ये कहते हुए आदेश मिला है कि तुम्हारे आदमियों को बाहर रहना होगा। धूप के चश्मे में बड़े आदमी ने गहरी, डराने वाली आवाज में कहा। ये जगत ने मुंह फेर लिया और आरव की ओर देखा। आरव ने थोड़ा सिर हिलाया और जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम दोनों ही अंदर जाएंगे, बिना बाकी आदमियों के। जब जगत के अंगरक्षक बाहर इंतजार कर रहे थे, आरव
और जगत अकेले ही कारखाने में प्रवेश कर गए। उनके प्रवेश परित्यक्त इमारत में रोशनी अचानक जगमगा उठी, मानो मंच का मूड सेट कर रही हो। कारखाने के चारों ओर एक त्वरित नजर के साथ आरव ने अनुमान लगाया कि कारखाने की इमारत के अंदर लगभग 50 से 60 लोग थे। उनमें से प्रत्येक के पास एक क्रूर आभा थी और एक व्यवस्थित तरीके से खड़े किया गया था। कारखाने की इमारत के बीच में एक चायदानी और 2 अन्य प्यालों के साथ एक चौकोर लकड़ी की मेज थी। मेज के दूसरी तरफ एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जिसके पास क्रू कट था। काले चमड़े की जैकेट पहने उसने धीरे से चायदानी को उठाया और चाय को प्यालों में डाल दिया। हालांकि वो आदमी बाहर से शांत और शालीन लग रहा था और उसकी आंखें शीतलता के संकेत से लदी हुई थी। जैसे ही उसने जगत सिंह और आरव की ओर अपनी ठंडी निगाहें घुमाई, उसके मुंह के कोने मुस्कान में ऊपर उठ गए। जगनपुरी उर्फ भाई जी, पिछली बार जब हम मिले थे तब से कितना समय हो गया है। मैं देख रहा हूं कि तुम अभी भी वैसे ही शांत दिखते हो। जीतू ने ऐसे कहा जैसे वो एक पुराने दोस्त से मिला हो जिसे उसने सालों से नहीं देखा था। जीत गुर्जर उर्फ जीतू दादा, चलो अभी के लिए औपचारिकताओं को छोड़ देते हैं। जगत ने अपने हाथ में रुद्राक्ष माला को घुमाते हुए कहा और उसने बिना घुमाए फिराए सीधे अपनी बात कह डाली। मैं आज यहां हरियाणा में तुमसे किसी को मांगने आया हूं। भाई जी, अपने आदमियों को इस छोटे से मामले के लिए व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए ले आए। जीतू मुस्कुराया और धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि मेरे कुछ लोगों ने नीचे कुछ परेशानी और गलतफहमियां पैदा की है, क्योंकि द फेमस भाई जी व्यक्तिगत रूप से मेरा अभिवादन करने आए हैं। मैं उन्हें और उनकी बातों को कैसे महत्व नहीं दे सकता। जीतू दादा ने अपनी उंगलियां तोड़ते हुए आदेश दिया, भाई जी के आदमी को जाने दो। उसके बगल में काले रंग के लोग तुरंत कारखाने के छोटे से कमरे से सूट में 6 पुरुषों को बाहर ले आए। ये वो पुरुष थे जिन्हें जगत ने पहले चूहा को पकड़ने के लिए हरियाणा शहर भेजा था। भाई जी, हम दोनों ने पिछले वर्षों में हमेशा अपने अपने कामों के बारे में सोचा था। हालांकि ये आप भी थे जिन्होंने इस बार सीमा पर अपना हाथ बढ़ाया था, लेकिन मैं इसमें आंखें मूंद लेने को तैयार हूं। हालांकि अगली बार निश्चित रूप से यह नहीं होगा। जीतू दादा ने चाय की चुस्की लेते हुए ठंड से कहा, आप अपने आदमियों को ले जा सकते हैं और वापस जा सकते हैं, ये देखकर कि आपके दर्जनों भाई कैसे असहज रूप से बाहर इंतजार कर रहे हैं। क्यों ना मैं सभी के लिए एक साथ भोजन करने के लिए एक पूरा रेस्टोरेंट बुक कर दूं? क्योंकि हम एक दूसरे से शायद ही कभी मिलते हैं। हमें इस अवसर का लाभ उठाते हुए सोचना चाहिए कि हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानें, अन्यथा आप इसी वक्त यहां से जा सकते हैं। जीतू दादा जगत के कार्यों के पीछे का अर्थ नहीं समझ सका। उसने अचानक अपने अधीनस्थों में से एक पर अपनी नजर क्यों रखी और यहां तक कि उसके पैसे की भी छीनने की कोशिश की। हालांकि वो सिर्फ इस छोटी सी बात के लिए जगत को मौत के घाट नहीं उतारना चाहता था। आखिरकार उसने इस मामले में एक लाइन छोड़ने की योजना बनाई थी ताकि वो भविष्य में फिर से मिल सके। जीतू दादा, आज मैं जिस व्यक्ति के लिए यहां आया हूं वो चूहास है, जगत ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। उस पल जीतू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्योंकि एक ठंडी चमक उसकी गहराई को दर्शा रही थी। जीतू ने टेबल पर अपने हाथ में प्याला तोड़ दिया और ठंडे स्वर में कहा, चूहा, मेहमानों को बाहर आकर मिलो। उसका रवैया साफ था। इस समय एक छोटा अधेड़ उम्र का आदमी जीतू दादा के पास से अचानक बाहर निकल आया। मुझे आश्चर्य है कि जगन भाई जी मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। हालांकि आपके पास पूर्वी शहर में कोई शक्ति नहीं है, इसलिए आपको अपना सिर नीचे करना चाहिए और एक बार में यहां से वापस चले जाना चाहिए। चूहा ने हाथ उठाया और बिना किसी डर के अहंकार से कहा। जगत के माथे की नसें उसके बढ़ते गुस्से में तुरंत बाहर निकल गई। हालांकि वो अपनी चाल चलना चाहता था। वो जानता था
कि उसकी वर्तमान स्थिति में लड़ाई शुरू करना बुद्धिमानी नहीं होगी। तुम चूहा हो? क्या तुमने नारंग के आभूषण समूह से ताज का नगीना को चुरा लिया? आरव ने आगे कदम बढ़ाया और उदासीन भाव से चूहा की ओर देखा। बातचीत में इस बिंदु पर पहुंचने के लिए जगत भाई जी पहले से ही इस स्थिति में मजबूती से खड़े होने के लिए खुद को समझाने के लिए काफी प्रयास कर चुका था। हालांकि हरियाणा में ही आकर यहां जीतू दादा की पूरी ताकत का सफाया करने की उसकी कभी कोई योजना नहीं थी। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? आपको इस तरह बोलने का क्या अधिकार है? चूहा ने आरव को खतरनाक ढंग से देखा और कहा, क्या ये आपका अधीनस्थ है? जीतू दादा ने जगत भाई जी को ठंडी मुस्कान के साथ देखा और सवाल किया, क्या आप जिस आदमी को साथ लाए थे, क्या वो बुनियादी नियम को भी नहीं समझता था? सर जी, ये जीतू दादा और चूहा है। मैं आपके शब्दों को सुनूंगा, चाहे कुछ भी हो। जगत ने आरव के पीछे हटने से पहले स्पष्ट रूप से कहा। आरव के लिए जगन भाई जी के सम्मान को देखकर जीतू दादा ने मुंह फेर लिया और पूछा, तुम कौन हो? आरव मेहता। आरव ने उदासीनता से कहा, मैं आपसे फिर से पूछता हूं, क्या इस समय ताज का नगीना आपके कब्जे में है? ताज का नगीना। अब धीरे धीरे जीतू की झिझक समझ आ रही थी, क्योंकि उसने बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश की थी। लगता है कि किसी नतीजे पर पहुंच गया है। वो अचानक हंसी की आंधी में फूट पड़ा। क्या तुम नारंग परिवार के प्रसिद्ध ट्रैश दामाद आरव मेहता हो? भाई, तुम जैसे बेकार इंसान वास्तव में मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत करता है? जीतू दादा एक मजाकिया भाव के साथ बेतहाशा हंसा। पहेली को एक साथ समेटने के बाद वो अंत में समझ गया कि उसके सामने वाला युवक लाखों के गहनों का टुकड़ा वापस लेने आया था। 2 दिन पहले अमिताभ नारंग का बेटा आदित्य नारंग व्यक्तिगत रूप से उसे खोजने आया और उसे एक अच्छे सौदे से परिचित कराया था। उसके शब्दों के अनुसार नारंग समूह ने लाखों रुपयों से अधिक मूल्य के गहनों का एक टुकड़ा बनाया था। कंपनी से गहने चुराने में उसकी मदद करने के बदले में आदित्य नारंग ने कहा कि जीतू अपने लिए जितने चाहे गहने रख सकता है। इसके बारे में सोचने के लिए एक पल लेने के बाद क्या उसका प्रस्ताव कम जोखिम वाला उच्च इनाम नहीं था? इस प्रकार उसने ताज का नगीना के उत्तराधिकारी के साथ आदित्य नारंग की सहायता के लिए तुरंत कुख्यात चूहा की व्यवस्था की। कंपनी के अंदर किसी की मदद से उस गहने के टुकड़े को चोरी करना बेहद आसान होगा। हालांकि जीतू दादा ने कभी भी आरव के इतने मूर्ख होने की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उसने वास्तव में गहने के टुकड़े को वापस लेने के लिए सीधे शेर की मान में आने की हिम्मत की थी। वो वास्तव में मृत्यु को प्रणाम कर रहा है और अपनी मौत के सामने मुंह खोले खड़ा देख रहा है। ओह भाई जी, क्या आप दक्षिणी शहर में अंडरवर्ल्ड के कुख्यात भगवान के रूप में व्यापक रूप से नहीं जाने जाते हैं? आप वास्तव में इस बेकार से आदमी को आरव सर जी जैसे बेकार नामों से कैसे बुला सकते हैं? कैसे? जीतू दादा उन बेतुके शब्दों को सुनकर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। और तुम्हारी तो क्या ही बात करूं। तुमने मुझे मेरे ही इलाके में मुझसे वो गहने का टुकड़ा मांगने और मुझे ललकारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस जगह से जिंदा बाहर निकल सकते हो? और ये कहते ही जीतू दादा ने अचानक एक चांदी की पिस्तौल निकाली और उसे आरव के माथे पर तानते हुए आरव को अपना निशाना बनाया। जगत ने हैरत में जीतू को देखा और फिर डरते हुए आरव की तरफ देखा, जो शांत भाव से खड़ा जीतू की आंखों में आंखें डाले देख रहा था। जीतू की बंदूक सर पर होने के बावजूद आरव के चेहरे पर डर की एक शिकन तक नहीं थी। उसने जीतू से शांति से कहा, ताज का नगीना मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पास खड़ा जगत बेहद शर्मिंदा दिख रहा था। मेरी जान बख्शेगा? जीतू उन हास्यास्पद शब्दों को सुनकर हंस पड़ा। भाइयों, ये बदनाम घर जमाई मेरे दरवाजे पर आकर दावा कर रहा है कि वो मेरी जान बख्श देगा। जीतू दादा, बड़ा मूर्ख आदमी है ये, इसे अपंग कर दो। जीतू दादा,
मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा अभी तक उसी नींद से नहीं जाग पाया है। इसे पास के नाले में क्यों नहीं फेंक दिया जाए और इससे पहले इसे नींद से जगाया जाए। जीतू के दो सक्षम आदमियों ने मजाक में कहा। जीतू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, कम से कम तुझमें मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए मेरे क्षेत्र में घुसने की हिम्मत तो की है, पर तुझे क्या लगा तू मुझसे अहंकारी व्यवहार सिर्फ इसलिए कर सकता है क्योंकि जगन भाई जी ने तुझे थोड़ी इज्जत दे दी है? मैं निश्चित रूप से तुझे सच बताने से नहीं डरता। वास्तव में तेरे साथ खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति मैं ही हूं। अरे, मैं ही था जिसने अपने आदमियों को वो गहने चुराने के लिए भेजा था। क्या जीतू दादा गोली चला देगा? क्या आरव अपनी तक्षक विद्या का इस्तेमाल करेगा? कैसे आरव इस भयानक स्थिति से निकलकर ताज का नगीना वापस लाएगा? चल, बोल दिया मैंने अपने मुंह से। अब बता, क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? जीतू ने आरव को तिरस्कार से देखा। तुम दिल्ली शहर के कुख्यात हारे हुए व्यक्ति के रूप में व्यापक रूप से जाने जाते हो। मेरे खिलाफ तुम क्या कर लोगे, जीतू? जीतू, आरव ने निडरता से कहा, मैं आपको ताज का नगीना इसे सौंपने की सलाह देता हूं, वरना आपको निश्चित रूप से पछताना पड़ेगा। जीतू, जगन ने भी गहरी आवाज में कहा। उसने अपना साहस जुटाया और अपना सारा विश्वास आरव पर रखा। जगन को वास्तव में विश्वास था कि आरव हरियाणा में जीतू दादा की देखभाल करने में सक्षम हो सकता है, और अगर वो सक्षम न भी हुआ फिर भी सुरक्षित बच निकलने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगा। जीतू धीरे धीरे अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी अभिव्यक्ति असनीय रूप से अभिमानी थी। उसने आरव और जगन पर अपनी निगाहें धीरे से घुमाई। तुम लोग मेरे खिलाफ लड़ना चाहते हो? जीतू दादा के मेरे क्षेत्र में? जगन, क्या तुम्हारे पास वास्तव में ऐसा करने की ताकत है? मैंने आपको पहले ही दक्षिणी शहर में पर्याप्त चेहरा दिया है। हद कर रहे हो यार। क्या आपको सच में लगता है कि आप दक्षिणी शहर में हैं? तुम दोनों घुटने टेक दो और मुझे प्रणाम करो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। जीतू ने उग्र अभिव्यक्ति के साथ कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कारखाने में एक दर्जन से अधिक उग्र दिखने वाले पुरुषों ने अपने खंजर निकाले और धीरे धीरे उनके पास पहुंचे। अकेले उनके चेहरे की विशेषताओं से वो मारकाट, गुंडागर्दी और हत्याओं में काफी अनुभवी लग रहे थे। उनमें से प्रत्येक ने एक ठंडी अभिव्यक्ति पहनी थी। हर एक भगोड़े मुजरिम की तरह लग रहा था। जीतू, क्या हम सचमुच मौत से लड़ने जा रहे हैं? जगन ने मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करने के बाद एक विवादित अभिव्यक्ति का खुलासा किया। उनके द्वारा पहले इकट्ठी की गई जानकारी के अनुसार जीतू के पास भाड़े के सैनिकों का एक समूह था। प्रत्येक के पास 10 अन्य लोगों के खिलाफ लड़ने की क्षमता थी। ये उससे पहले के 10 भाड़े के सैनिक थे। अगर वो वास्तव में उनके खिलाफ लड़ते, आरव की ताकत के बावजूद, जगन को डर था कि वो कारखाने से जिंदा बच के नहीं निकल पाएंगे। मौत से लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आज केवल तुम दोनों ही मरोगे। मैं जिंदा रहूंगा। मैं 3 तक गिनूंगा। आरव मेहता, जगत सिंह, दोनों घुटने टेक दो और मुझे प्रणाम करो। आरव ने जीतू को शांत भाव से देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। तभी आरव का फोन अचानक बज उठा। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि आरव ने डर तो दूर, बिना किसी और भाव के आराम से फोन उठा लिया। मास्टर आरव, आपको परेशान करने के लिए खेद है। मैंने वरुण जोशी से सुना है कि आपको एक छोटी सी समस्या है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? कॉल के दूसरे छोर से नितिन रायजादा की आवाज सुनाई दी। आरव का रवैया देखकर जीतू गुस्से से भर उठा। उसकी आंखें अत्यधिक ठंडी थी। आरव की हरकतें साफ बता रही थी कि वो जीतू दादा को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा। बंदूक के निशाने पर होने के बावजूद वो फोन का जवाब देने के मूड में कैसे था? तू होश में तो है? साले, मेरे कहने पर घुटनों तक नहीं टेक रहा और ऊपर से फोन उठाने की हिम्मत कर ली। समझ क्या रखा है? लल्लू पंजू दिखता हूं मैं तुझे? जीतू ने एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ
जोर से छाती पीटी और ट्रिगर खींचकर आरव के पैर पर गोली चला दी। एक पल में गोली बैरल से बाहर आई और उसके आसपास की हवा कांपने लगी। टोंग की आवाज के साथ गोली का शेल जमीन पर गिरा और गोली भी जाकर जमीन से टकरा गई। साला, मेरा निशाना चूक गया। जीतू की अभिव्यक्ति जम गई। इस हैरान कर देने वाले मंजर को देख उसकी पीठ पर ठंडे पसीने की बूंदें टपक गई। आरव बिना किसी की नजर में आए किसी समय अपनी सीट से गायब हो गया था और किसी तरह जीतू से 10 मीटर दूर जा खड़ा हुआ था। फोन अब भी उसके हाथ में था। ऐसा लग रहा था कि गोलियां भी आरव के आसपास अपना काम करना भूल जाती है। फैक्ट्री में सन्नाटा पसरा हुआ था। उपस्थित सभी लोग पसीने से तरबतर हो रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक मामूली से दिखने वाले आदमी ने इस तरह से एक गोली को चकमा दे दिया। मैं एक आखिरी बार कहूंगा, मेरी चीज फौरन मुझे सौंप दो, आरव ने शांति से कहा। जीतू का गुस्से से खून खौल रहा था। उसने एक लंबी गहरी सांस ली। तू ये मत सोचना कि अकेला हम सबसे जीत लेगा या फिर यहां से जिंदा निकल जाएगा। जीतू ने जोर से दहाड़ लगाई। साले को पकड़कर इधर लाओ। अपनी बात समाप्त करने के बाद जीतू ने एक बाघ की तरह शातिर आंखों के साथ अपना हाथ लहराया और अपने आदमियों को आदेश दिया। इस समय जीतू के पीछे खड़े उसके दर्जनों भाड़े के गुंडों ने अपने अपने खंजरों को बाहर निकाला और एक साथ हमले की स्थिति में आ गए। खुद को तैयार करने के बाद वो सारे एक साथ सियारों के एक झुंड की तरह आरव की ओर बढ़ने लगे। बड़ा होशियार और शक्तिशाली समझता है ना खुद को। आ देखे तेरी शक्ति, जीतू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसके अधीन सभी आदमी काबिलों में काबिल थे। वो भाड़े के गुंडे अपनी कला में प्रशिक्षण ले चुके थे और माहिर थे। उनमें से प्रत्येक के पास एक ही समय में 10 अन्य लोगों का सामना करने की क्षमता थी। आरव चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इतने सारे आदमियों से एक साथ लड़ने के लिए आज उसे अपनी सारी शक्तियां लगा देनी होंगी। उन मजे हुए मजबूत गुंडों का सैलाब उस पर निशाना साधे उसके करीब आता जा रहा था, पर आरव के चेहरे पर अब भी कोई शिकन नहीं थी। उस पल में उसके चेहरे पर क्रूरता के निशान दिखाई दे रहे थे। उसकी नसें जैसे गुस्से में बढ़े हुए खून के प्रवाह से फटती सी प्रतीत हो रही थी। तुम सारे अगर मरना ही चाहते हो तो मैं इच्छा पूरी कर देता हूं तुम्हारी। अचानक जैसे आरव के अंदर से उसकी भूत जैसी आकृति बाहर आई और धम उसकी आवाज के साथ गुंडों के उस सैलाब से टकराई। उसी समय कारखाने में लोगों के मांस से टकराते हुए लात घूंसों की आवाजें आनी शुरू हो गई। जीतू की शुरुआती अपेक्षाओं के विपरीत दर्जनों पुरुष मिलकर भी अकेले आरव का बाल बाका नहीं कर पाए। उनके समन्वित हमलों के बावजूद वो आरव के कपड़ों तक भी खरोंच न लगा सके। जल ही उन सभी को 10 मीटर से अधिक दूर उड़ते हुए भेज दिया गया। जबकि कुछ कंक्रीट के फर्श पर गिर गए, बाकी कारखानों के दीवार के मलबों के नीचे दब गए थे, जो दीवारें इस लड़ाई में टूटी थी। उस समय जो लोग अभी भी होश में थे, अपनी टूटी हुई हड्डियों को पकड़ते हुए पीड़ादायक दर्द में इधर उधर लुढ़क गए। पूरी प्रक्रिया में 1 मिनट से भी कम समय लगा। आरव ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी थी। ये कैसे हो सकता है? जीतू की अभिव्यक्ति अत्यधिक भय में बदल गई। उसे अब एहसास हुआ कि आरव, जिसे वो एक मामूली आदमी समझ रहा था, असल में कितना खतरनाक है। उसके ट्रम्प कार्ड, वो दर्जन भर ताकतवर निर्दयी गुंडों की सेना, आरव के हाथों एक पल में ही धराशायी हो गई। किस तरह के राक्षस को उकसाया था उसने? ये जीतू हकलाते हुए आरव को घूरे जा रहा था और आरव इस वक्त एक हिंसक शैतान सा दिख रहा था। आंखों में मौत लिए वो जैसे जीतू की ओर आगे बढ़ने लगा। अरे तुम देखो, यहां मत आओ। अरे कोई रोको इसे, जीतू डर से चिल्लाया। वो अपना अहंकार पूरी तरह से खो चुका था
और एक चूहे की तरह डर से छटपटा रहा था। क्या चाहते हो तुम, आरव? आरव जितना उसकी ओर बढ़ता, जीतू उतना ही भयभीत होता जाता। आरव की दबंग उपस्थिति के तहत जीतू की बुद्धि को जैसे लकवा मार गया था। अपने कदमों में लड़खड़ाते हुए वो अपने ही पैर से फिसल गया और पीठ के बल गिर गया। वो अपने कूल्हे को खिसका कर पीछे हटने का प्रयास कर रहा था। उस वक्त वो उल्टा पड़े तड़पते कॉकरोच की तरह दिख रहा था। तुम लोग वहां किस लिए खड़े हो? अरे, उसे रोको! जीतू डर के मारे चिल्लाया और अपने आदमियों को इशारा किया। मदद के लिए उसकी बेताब पुकार के बावजूद जीतू के दर्जनों पुरुषों में से किसी ने भी आरव को उसके रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत नहीं की। फैक्ट्री में मौजूद हर कोई डर और सम्मान के साथ आरव को घूरते हुए एकदम सदमे की स्थिति में खड़ा हो गया। घटनाओं के पिछले क्रम को याद करते हुए उनके मन में क्यामत की एक बड़ी भावना आ गई। आरव न केवल व्यावहारिक रूप से गोलियों से सुरक्षित था, बल्कि वो एक मिनट के अंतराल में एक दर्जन क्रूर लड़ाकों को मार गिराने में भी सक्षम था। कौन बेवकूफ अब भी उसके जैसे किसी का विरोध करने की हिम्मत करेगा? क्या इस समय कोई उसके खिलाफ खड़ा होकर उसका शिकार बनना चाहेगा? आरव ने बेपरवाही से कमरे के चारों ओर अपनी शांत निगाहें घुमाई। जो आंखें कुछ देर पहले उसे उपहास की नजरें देख रही थी, वो सारी सदमे और खौफ में नीची होने लगी। सब लोग घुटने टेक दो, जिसने नहीं टेके वो मरेगा, आरव ने शांति से कहा। शांत स्वर में बोलने के बावजूद उसकी आवाज में एक अदम्य शक्ति थी, जिसने उपस्थित सभी के दिलों को झकझोर कर रख दिया था। धम! बिना किसी झिझक के जीतू के दर्जनों अधीनस्थों ने अपने हथियार फेंक दिए और आज्ञाकारी रूप से घुटने टेक दिए। कम से कम कहने के लिए दृश्य काफी शानदार था। उनके दृष्टिकोण से आरव अब एक ईश्वर के समान अस्तित्व की तरह खड़ा था। आरव ने कहा, पूरी जगह को साफ करो। उसकी आज्ञा को सुनकर जगन खुशी से झूम उठा। पिछले 20 सालों से अंडरवर्ल्ड में रहने के बाद भले ही उसने कई चीजों का अनुभव किया हो, लेकिन ऐसा अजीब दृश्य उसने कभी नहीं देखा था। केवल एक वाक्य के साथ आरव सैकड़ों पुरुषों को घुटने टेक कर आत्मसमर्पण की स्थिति में लाने में कामयाब रहा कि ये कितना हास्यास्पद था। इस समय जगन का दृढ़ विश्वास था कि उस समय मास्टर आरव के सामने समर्पण करना उसके जीवन का अब तक का सबसे अच्छा विकल्प था। उसके हाथ की एक लहर के साथ सूट में खड़े सभी अंगरक्षक जीतू को निहत्था करने और उसके अधीन पुरुषों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए दौड़ पड़े। जब जीतू ने यह दृश्य देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो अपने मन में जानता था कि उसने सब खो दिया है। वो आरव की टक्कर का बिल्कुल भी नहीं था। आरव अकेले उस शक्ति को नष्ट करने में कामयाब रहा जिसने पूर्वी शहर की चरम संरचना को हिला दिया था। मास्टर आरव, छोड़ दीजिए मुझे, जाने दीजिए। प्रणाम करता हूं मैं आपको। जीतू ने घुटने टेक दिए और दया की भीख मांगी। अपने आदमियों के सामने अपनी इज्जत की परवाह किए बिना मौत सामने आती है तो उग्र से उग्र व्यक्ति भी कमजोर पड़ जाता है। पर तभी आरव ने जीतू का सर एक तरफ से पकड़कर उसे जमीन पर पटक के दबा दिया। उसका चेहरा पहले ही सूजा हुआ था, अब मुंह से खून भी निकल आया। कहाँ है? आरव ने शांति के भाव के साथ मांग की। चलो चूहा, मास्टर आरव की अमानत उन्हें वापस कर दो, जीतू ने जल्दी से कहा, जैसे कि उसने अपना एकमात्र जीवन रक्षक खोज लिया हो। चूहा भागकर तुरंत एक छोटे से कमरे में चला गया। आते ही सीधा वो आरव के सामने गया और एक उत्कृष्ट क्रिस्टल बॉक्स प्रस्तुत किया। मास्टर आरव, शायद यही वो चीज है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ये जिस हाल में आया था उसी हाल में है। हमने तो इसे छूने की हिम्मत भी नहीं की है, चूहा ने डर से कांपते हुए कहा। बिना कुछ कहे आरव ने क्रिस्टल बॉक्स खोला। उसके अंदर गहने का एक चकाचौंध चमकदार टुकड़ा था। क्रिस्टल बॉक्स के भीतर एक चमकता हुआ पेंडेंट रखा गया था जो कुछ हद तक पारदर्शी लग रहा था,
लटकन के केंद्र में एक उत्तम गहरे रंग का हीरा था। इसके अलावा हीरे पर ही बारीक नक्काशी वाले जटिल पैटर्न भी थे, जो किसी की आंखों को मंत्रमुग्ध करने में सक्षम एक चमचमाती रोशनी को दर्शाता था। यह वास्तव में अपने नाम के योग्य था, ताज का नगीना। यही वो आइटम था जिसे बनाने के लिए नेहा ने आरव के साथ बहुत मेहनत की थी। आरव के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई और उसने क्रिस्टल बॉक्स को धीरे से बंद कर दिया। मास्टर आरव, मुझे जाने दीजिए। मैं तो बस जीतू दादा के आदेशों का पालन कर रहा था। मैं तो उनके आदमियों की फौज में से एक प्यादा हूं। वो जो कहते हैं बस हम वो करते हैं। कुछ पूछने बोलने की हमें इजाजत नहीं होती। चूहा ने दया की भीख मांगी। आरव ने कहा, एक काम में मेरी मदद करो। मैं न केवल तुम्हें जाने दूंगा, बल्कि तुम्हें इनाम भी दूंगा। मास्टर आरव, जो करवाना है बेझिझक कहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे क्या करवाते हैं। मैं निश्चित रूप से इसे बिना किसी असफलता के पूरा करता हूं। चूहा की आंखों में जीवित रहने की आशा चमक उठी। आरव ने कहा, काम बहुत आसान सा है। तुम्हें बस आदित्य नारंग को पकड़ना है। साथ ही सबूत इकट्ठे करने हैं कि उसके साथ मिलकर तुमने नारंग एम्पायर की बिल्डिंग से ताज का नगीना को चुराने के काम को कैसे अंजाम दिया। जब सही समय आएगा तो तुम्हें बस आदित्य नारंग के खिलाफ गवाही देनी होगी। बस इतना सा काम? ये तो मैं तुरंत कर दूंगा मास्टर आरव, कोई दिक्कत नहीं। चूहा ये महसूस करने के बाद तुरंत सहमत हो गया कि काम वास्तव में कितना आसान था। मास्टर आरव, आप निश्चिंत रहिए। मैं आदित्य नारंग से सब कुछ कबूल करवा लूंगा। पहली बात तो यह प्लान उसी का था। चूहा ने गंभीरता से कहा, मेरे पास अभी भी उसके साथ मेरी बातचीत की रिकॉर्डिंग है, जिसे निश्चित रूप से सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आरव ने थोड़ा सिर हिलाया। बहुत अच्छे। काम हो जाने के बाद तुम्हें तुम्हारे हरियाणा में एक पद भी दिया जाएगा। थैंक यू मास्टर आरव, वेरी वेरी थैंक यू। चूहा उत्साह से झुक गया। उसने न केवल अपने जीवित रहने का प्रबंध किया, बल्कि मास्टर आरव द्वारा उसकी सराहना भी की गई। चूहा को लगा जैसे उसने अभी अभी जैकपॉट मारा है। जाहिर है नॉर्थ एरिया का कुख्यात जगत सिंह काफी समय से मास्टर आरव के नियंत्रण में था। अब जबकि जीतू दादा भी गिर गया था, मास्टर आरव को भविष्य में पूरे नॉर्थ एरिया में राज करने से कोई नहीं रोक सकता। आरव के होठों पर एक चालाक मुस्कान आ गई। आदित्य नारंग ने आरव की पीठ पीछे उसके खिलाफ इतना बड़ा खेल खेलकर यह सोचा कैसे कि आरव उसे छोड़ देगा। हां, एक बात और है, क्या आरव जीतू दादा को माफ कर देगा या अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसे सजा देगा? चूहा को कौन सा अतिरिक्त काम दिया जाएगा? क्या कल प्रदर्शनी में ताज का नगीना समय पर पहुंच पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ताज की साजिश, सिर्फ स्टोरी FM टून्स पर। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे प्यारे दर्शकों, आपकी एक छोटी सी टिप्पणी भी मेरे लिए हौसला बन जाती है। अगर कहानी में कोई कमी लगे तो दिल खोलकर कमेंट में लिखिए। मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। आपका साथ ही मेरी असली ताकत है। नमस्कार दोस्तों, आरव ने कुछ सोचते हुए कहा और अपनी निगाहें घुमाई। आज रात यहां जो भी हुआ सुनिश्चित करना कि वो किसी को पता न लगे। आरव ने आदेश दिया। अगर कोई इसके बारे में कुछ भी लीक करता है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि फिर वो कभी कुछ कहने लायक न बचे। आरव की आवाज शांत कारखाने में गूंज रही थी। हालांकि उसने ये बात शांति से बोली, लेकिन उसके शब्दों ने गड़गड़ाहट की एक ताली की तरह मौजूद सभी के कानों को झकझोर कर रख दिया और वो सभी डर से कांपने लगे। उसके शब्द पहले से ही सभी के मन में गहराई से समा चुके थे। मास्टर आरव, काम हो गया। जीतू दादा अब हमारे बीच में नहीं रहे। जगन, जो अपने दोनों अंगरक्षकों के साथ कारखाने वापस आया था, उसने घोषणा की। आरव ने कहा, जीतू दादा की जिंदगी की रेखा इतनी ही थी।
उनका राज आज से खत्म हुआ, तो उनका राजपाट यानी कि पूरा हरियाणा मैं तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं, पूरी तरह से। मास्टर आरव, आपका हुक्म सर। आंखों पर। जगन ने अत्यंत सम्मान के साथ कहा, 3 दिनों के भीतर मैं हरियाणा में सब कुछ संभाल लूंगा और जीतू दादा की सभी ताकतों को अपने नियंत्रण में ले लूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपके लिए पूरे हरियाणा की अच्छी तरह सफाई हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह आरव और नेहा छतरपुर से सिटी सेंटर में रॉयल कमर्शियल स्काईस्क्रेपर की ओर रवाना हुए। रजत मलिक, ड्राइवर का नया नाम, का पूरा ध्यान ड्राइविंग पर केंद्रित था। आरव कार की पिछली सीट पर अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था। दूसरी ओर नेहा आज के दिन को लेकर बेहद चिंतित दिख रही थी। आरव, तुमने कल रात क्या किया? नेहा ने अचानक पूछा। आरव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, इस सवाल का मैं ये मतलब समझूं कि तुम्हें मेरी फिक्र होने लगी है? नेहा ने झुंझलाकर आरव को देख अपनी आंखें घुमाई। वो इस जन्म में नहीं होने वाला। मुझे फिक्र बस आज की एग्जीबिशन की है। मेरा डिजाइन किया हुआ ज्वेलरी पीस तो चोरी हो गया। समझ नहीं आ रहा कि मेहमानों को इस स्थिति के बारे में कैसे समझाएंगे। नेहा ने और भी ज्यादा बेचैन होते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने कल रात ही मामला सुलझा लिया है। नेहा ने संदिग्ध नजरों से आरव को देखा और पूछा, कैसे? नहीं, कैसे मतलब? ताज का नगीना तुम्हें वापस मिल गया है, ये अनुमान तुम खुद क्यों नहीं लगाती? आरव फिर मुस्कुराया। नेहा ने अपने होठों को काटा और पाउट बनाया, जैसे आगे बात करने का उसका कुछ मूड नहीं था। उनकी बातचीत के दौरान कार पहले ही रॉयल कमर्शियल प्लाजा पहुंच चुकी थी। प्लाजा के बीच में एक शानदार गगनचुंबी इमारत खड़ी थी, जो लगभग स्वर्ग तक पहुंच गई थी। रॉयल कमर्शियल गगनचुंबी इमारत। आज वो दिन है जब नारंग ज्वेलरी ग्रुप आभूषण प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा। उन्होंने देश के आभूषण उद्योग में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ साथ दिल्ली शहर की अन्य प्रसिद्ध हस्तियों को भी आमंत्रित किया था। आयोजन के दौरान आभूषण उद्योग के 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया था। वो सभी अब प्रदर्शनी में घूम रहे थे। इसके अलावा 100 से अधिक विशिष्ट अतिथि जो गहनों में रुचि रखते थे, उन्हें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। बेशक, खबर सुनने के बाद लगभग अनगिनत पत्रकार भी इमारत में घुस आए थे। इस समय रॉयल कमर्शियल गगनचुंबी इमारत के भूतल पर पहले से ही अनगिनत लोगों की भीड़ थी और ये जगह बातचीत और उत्साह से भरी हुई थी। प्लाजा के सामने कई लग्जरी कारें भी खड़ी देखी जा सकती थी। एक नजर में स्पोर्ट्स कारों की कई पंक्तियों ने पहले ही दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। आरव और नेहा अपनी कार से बाहर निकलते ही सीधे इमारत में चले गए और लिफ्ट में चढ़ गए। इस प्रदर्शनी को आयोजित करने के लिए नारंग ग्रुप ने 36वीं मंजिल पर व्यापार प्रदर्शनी हॉल आरक्षित किया था। कुछ देर बाद वो दोनों प्रदर्शनी हॉल में पहुंचे। हॉल बहुत भव्य था और सजावट स्वाभाविक रूप से शानदार थी। फर्श को लाल कालीन की एक परत के साथ कवर किया गया था। वेस्टर्न डिजाइन का एक विशाल झूमर छत से लटका हुआ था और पूरे हॉल को अपनी चमकदार चमक से रोशन कर रहा था। इसके अलावा हर जगह व्यवस्थित तरीके से पारदर्शी कांच की अलमारियां थी। प्रत्येक ग्लास कैबिनेट विभिन्न प्रकार के गहनों से भरा हुआ था, जो सोने, प्लैटिनम, हीरे, क्रिस्टल और यहां तक कि प्रसिद्ध जेड से बने थे। सामान में पेंडेंट, हार, कंगन और अंगूठियां शामिल थी और सारे के सारे ही शैली और डिजाइन में विभिन्न थे। गहनों के प्रत्येक टुकड़े नारंग ग्रुप की विशेषज्ञता को प्रदर्शित कर रहे थे। पूरा प्रदर्शनी हॉल खजाने से जगमगा रहा था। ये एक असाधारण दृश्य था। हॉल के अंदर और बाहर चलने वाले सभी मेहमान महने कपड़े पहने हुए थे। इनमें अनगिनत प्रभावशाली हस्तियां थी। अपने कैमरे पकड़े हुए पत्रकार स्वाभाविक रूप से बाहर खड़े थे और तस्वीरें ले रहे थे। ये सब देख नेहा की आंखें उत्साह से चमक उठीं। ये वो दृश्य था जो वो सपने में देखा करती थी। ऐसे दिन
ऐसी जगह मौजूद होने का, ऐसे भव्य समारोह का हिस्सा बनने का उसे बचपन से इंतजार था। पर दुख इस बात का था कि उसका बनाया हुआ गहना तो इस प्रदर्शनी में आ ही नहीं रहा। ताज का नगीना, जिसे उसने डिजाइन करने में इतना समय और प्रयास लगाया था, उसे गहनों की प्रदर्शनी के दौरान सुर्खियों में रहने योग्य था। कितने अफसोस की बात है, नेहा ने एक आह भरी। फिर आरव के शब्दों में अपना अत्यधिक विश्वास रखते हुए कि वो ताज का नगीना वापस ले आया है, उसकी तरफ एक नजर डाली। हालांकि उसे अब भी लग रहा था कि ऐसी चीजें उसके सपने में ही हो सकती है। आखिरकार उसकी नजर में आरव सिर्फ एक साधारण आदमी था। वो इतना सक्षम कैसे हो सकता है